नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आप सबको मालूम है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का बाकायदा उद्घाटन किया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी की भाषा में, आरएसएस की भाषा में कहा जा रहा है कि वहां राम लला को प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी उस दिन से उस मूर्ति को ईश्वरीय माना जाएगा, भगवान माना जाएगा और फिर औपचारिक तौर पर पूजा शुरू हो जाएगी। यह अपने आप में बहुत बड़े उत्सव के तौर पर इसको मनाया जा रहा और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर निर्माण को एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश कर हिंदुत्व की जो बोगी है उसके ऊपर सवार होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसलिए बड़े पैमाने पर, बल्कि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सरकारी स्तर पर इस पूरे आयोजन को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके बहाने नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और उनके बहाने 2024 में वोट लेने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ विपक्ष को भी यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया था, जो भगवान राम को जो है वो उनकी ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं किया था और अब ये लोग जो है हिंदू वोटों के खातिर राम राम जपने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये मामला था क्या और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मंदिर बन रहा है इसकी शुरुआत कहां पे हुई थी और क्यों यह मसला हिंदुस्तान की राजनीति में इतना बड़ा बन गया। और लोग ये कहते हैं कि इस मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुमत में आई और 2019 में अपने बहुमत का विस्तार किया और अब उसी राम मंदिर आंदोलन को नए सिरे से उसकी फसल पर सवार होकर वोटों की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। हम बातचीत आज करेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर, कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे राजनीति की गई, कैसे ढांचा गिरा, कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तमाम चीजों के ऊपर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीलांजन मुखोपाध्याय जी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है, द डिमोलिशन, द वर्डिक्ट एंड द टेम्पल, द डेफिनेटिव बुक ऑन द राम मंदिर प्रोजेक्ट। नीलांजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये 22 जनवरी को जो रामलला को स्थापित किया जा रहा है, आपको यह अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इतने बड़े पैमाने पर यह आयोजन किया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह से कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पॉलिटिकल कैलेंडर को प्लान किया है, जिस तरह की फॉरवर्ड प्लानिंग हुई है और जब प्रियंका मिश्रा को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रधानमंत्री के 2014-2019 के बाद, जो एक तरह से उनके बहुत खास माने हुए बिल्कुल लॉयलिस्ट सिविल सर्वेंट हैं, तो तब ये मतलब क्लियर हो गया था कि 2024 के पहले ये लोग कम से कम औपचारिक तौर पे मंदिर का उद्घाटन तो कर देंगे। तो वही हो रहा है। मंदिर दरअसल, एक बात कहने की बहुत जरूरत है, उसका कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में ये मंदिर बनना है, परिसर बहुत बड़ा होना है, वो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। खत्म हुआ है बस सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। उसमें भी, जितना कि मैं तो नहीं गया हूं, लेकिन जो सुने हैं, जो कुछ लोग गए हैं, ग्राउंड फ्लोर में भी अभी भी काम काफी बाकी है। 22 तारीख तक कितना हो पाता है, कितना बचता है, तो वो देखने वाली बात है। लेकिन 22 तारीख को करना था एक औपचारिक तौर पे, ताकि कुछ हेड स्टार्ट मिले, कुछ समय मिले जिसमें इसका प्रचार किया जा सके और इसका चुनावी लाभ उठाया जा सके। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 3.5 दशक से रामलला को एक तरह से, जो हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, मेरे एक आर्टिकल में हेडलाइन में इस्तेमाल किया है, मिल्किंग द डेटी। मतलब एक भगवान को मानने वाले, मतलब जो आइडल है, उसको किस तरह से उसका निचोड़ निकाले अपने फायदे के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आई है। ठीक 1989 के लोकसभा चुनाव के ठीक करीब 20-25 दिन पहले शिलान्यास किया गया था। उसके बाद से लगातार हमेशा जब भी चुनाव आते थे तब कुछ ना कुछ करके इस आंदोलन को टाइम करके किया जाता था। तो जहां तक आपका सवाल है, हाँ, मुझे जरूर अनुमान था कि हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। किस तरह से करेंगे और कब करेंगे, मेरे ख्याल से सवाल
मोटे तौर पे यही दो थे। क्या इसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी को फिर फायदा होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आप कितनी बार आप राम मंदिर के बहाने आप चुनाव लड़ेंगे, कितनी बार आप हिंदुओं का वोट लेंगे? तो क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को राम मंदिर की वजह से फिर वोट मिलेगा? कितना मिलेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो हिंदुत्व की जो नैरेटिव चल रही है वो थोड़ा सा जरूर स्ट्रेंथन होगा। हमको ये पता है कि हिंदुओं में बहुत ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर के समर्थन में रहे हैं कि राम मंदिर तो वहां बनना ही चाहिए। लोगों ने ये भी कहा, यहाँ तक कहा पिछले 3.5 दशकों के बीच में कई बार बहुत हिंदुओं से सुनने को मिला कि राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ मक्का में जाके बनेगा क्या। लेकिन इन सब चीजों को कहने के बावजूद देखना होगा कि उनमें से कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। वोट देने का जो प्रोसेस होता है, जो फैसला करने का तरीका होता है, वो मैं ये मानता हूं कि वोटर जो है सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं सोच के देता है, कई सारे मुद्दे होते हैं जिसमें उसके जो हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कि ब्रेड एंड बटर इशू, खाने खाने रहने के जो मुद्दे हैं बेसिकली, कि सिर के ऊपर छत है या नहीं, भरपेट खाना मिलने को मिल रहा है यानी 2 टाइम, नौकरी है या नहीं, और उसके साथ साथ कई और मुद्दे भी हैं वो जुड़े रहते हैं। तो एग्जैक्टली किस तरह से होके आएगा कहना बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग जनवरी के 10 तारीख को में बैठे हुए हैं और चुनाव लगभग जो है अप्रैल के महीने में, तो करीब 3.5 महीने के बाद फर्स्ट फेज का बटन दबेगा। उसके बाद मई तक ये चलता रहेगा। एग्जैक्ट डेट्स आए नहीं है, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि वोटिंग कई फेजेस में अप्रैल के 10 तारीख के बाद से लेके मई के 20 तारीख तक होता रहेगा। उसके बाद ही काउंटिंग होगी। तो किस तरह से मूड बनेगा कहना बहुत मुश्किल है। क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगे 22 तारीख में जो घटनाएं हैं, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इस इवेंट का उसी तरह से नेगेटिव रिएक्शन होगा जो 6 दिसंबर 1992 के बाद देश में अलग अलग जगह दंगे देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि हम आप जैसे लोगों को बहुत ही टोस पे रहना पड़ेगा। हर उस सिग्नल को देखना पड़ेगा जो सामने दिख रहा है, और कई ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो सुपरफिशियली दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद ही कहना मुश्किल होगा कि कितना इससे फायदा निकला। निरंजन दा, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये कब शुरुआत हुई इस आंदोलन की? को राजनीतिक रंग कब देने की शुरुआत की गई? 1949 में जब रामलला प्रकट हुए जैसा कहा गया। हालांकि लोगों का ये कहना है कि वहां रात मूर्तियों को रखा गया। मैं वही बहुत ही कॉन्स्पिरेटोरियल तरीके से इसके बारे में बकायदा किताबें लिखी गई हैं। मैंने भी इसका जिक्र किया है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तमाम तरीके से कि ये कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें हिंदू महासभा के बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्रिंसिपली इन्वॉल्व थे। उस समय के जो सिविल सर्विस के जो लोग थे, बहुत बड़े, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे फैजाबाद के, वो भी इन्वॉल्व थे इस पर कांड में। हिंदू महासभा के लोकल अयोध्या के जो लोकल प्रेसिडेंट थे वो भी इन्वॉल्व थे कि किस तरह से मध्य रात में जाके चोरी छिपे मूर्ति को स्थापित की गई और सुबह हल्ला कर दिया गया कि प्रकट हो गए। कोई भी आदमी जानता है कि प्रकट कुछ चीज नहीं होती है, लेकिन आस्था का इस्तेमाल करके उसको कैपिटलाइज किया गया, उसको हार्नेस किया गया, और उसके बेसिस पे ये एक मिथ्या फैला दिया गया कि रामलला एक अचानक तौर से डिवाइन इंटरवेंशन ये कहा जाता। जब शुरू में हम लोगों ने मतलब अयोध्या एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बन के उभरने लगा था, और हम लोगों ने इस मुद्दे पे पत्रकारिता शुरू करनी की थी जब मिड 1980s की बात है। उस समय तो ये डिवाइन इंटरवेंशन कहा जाता था कि दिसंबर 22 और 23 1949 की रात को ये घटना हुई थी। लेकिन 1980-82 तक एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये नहीं था। इस पर मुकदमेबाजी होती रहती, उसके बाद भी नहीं था बहुत समय तक। तो ये विश्व हिंदू परिषद ने कब और क्यों इस मुद्दे को उठाया? पहले विश्व हिंदू परिषद ने उठाया, या आप कह लीजिए आरएसएस ने उसको उठाया, विश्व हिंदू परिषद को ये जिम्मेदारी दी गई? वो कब हुआ, किस तरीके से हुआ? अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि 1980 में जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट कोलैप्स कर जाती है। जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय बनी नहीं थी, लेकिन जनसंघ के लोग जनता पार्टी में शामिल थे।
चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी वापस आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी का अप्रैल 1980 में गठन होता है। उसमें वो जो जनसंघ का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या एकात्म मानववाद जो था, दीनदयाल उपाध्याय की जो ट्रीटाइज थी, जो आइडियोलॉजी थी, उससे वो दूर हटके गांधीयन सोशलिज्म में जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो संघ की जो माफ कीजिएगा, कि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से हमको राजनीति के मतलब जो पॉलिटिकल थिएटर में है उसमें राइट विंग से हम लोग एंटर नहीं कर सकते, हमको या तो बीच में से घुसना पड़ेगा और लेफ्ट की तरफ से घुसना पड़ेगा। तो बीच से जाते हैं गांधीयन सोशलिज्म। ये बात अलग है कि आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी को बोलिए कि इसमें गांधीयन एलिमेंट क्या था और सोशलिस्टिक क्या था, उसमें से ना गांधीयन थे वो ना सोशलिस्ट थे, लेकिन एक किस्म की खिचड़ी पकाई हुई रखी थी, तो वो दूर हुए थे। जो बेसिकली जो चेंज होता है संघ में, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो उस समय बाला साहेब देवरस सरसंघचालक थे, 1979 में पहली बार विराट हिंदू सम्मेलन किया जाता है, जिसमें तय किया जाता है हिंदुओं को हिंदू होने के नाते हमको पॉलिटिकली हार्नेस करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद 1964 में बनी थी, लेकिन प्रैक्टिकली डिफंक्ट संगठन के तौर पर एग्जिस्ट कर रही थी तब से। 1979 में फिर से शुरुआत होती है, जब उनको समझ में आ जाता कि बस मैटर ऑफ टाइम है कि जनता पार्टी कोलैप्स करेगी और जनसंघ के लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता पार्टी के बाकी लोगों के साथ इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है, नहीं चलेगी जी। जनता पार्टी का कोलैप्स भी जो हुआ था वो डुअल मेंबरशिप के मुद्दे पे हुआ था। आपको याद होगा कि जनता पार्टी के अगर आप सदस्य हैं तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं हो सकते। तो इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद को प्रमोट करना शुरू करती है। उसी समय 1981-82 में एक मेजर घटना होती है, जिससे जो बोलते हैं कि वाकई पैनिक बटन दब गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। वो है मीनाक्षीपुरम में मास कन्वर्शंस। बहुत लोगों ने जो हरिजन थे वहां के, उनको चूंकि किसी तरह की रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी, अपने हिंदू मंदिरों में जाने का को नहीं दिया जाता था, उनको पूरी तरह से समाज में ऑस्ट्रेसाइज किया जाता था, तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। तो उससे पूरा पैनिक बटन दब जाता है। 1983 में हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए एकात्मता यज्ञ निकाली जाती है, जिसमें भारत के अलग अलग नदियों से, जिसको हम लोग हिंदू कल्चर में, हिंदू धर्म में, बिलीफ में हम लोग उसको पवित्र मानते हैं, वहां से पानी लेके देश भर में यात्राएं निकाली गई। नागपुर में इनका कांग्रेगेशन हुआ, उसके बाद अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो ये 1983 में ये बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। उसके बाद उनको लगा कि हमको कुछ और मुद्दा उठाना चाहिए। तब तक के लिए विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य आंदोलन गाय को लेके होती थी। एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट चलाते थे वो लोग। गाय सब गौ सभा उनके अलग अलग जगहों पे, लेकिन उनको लगा कि इसमें भी बहुत ज्यादा फ्यूचर है। तब लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मीटिंग हो रही थी। ये करीब लेट 1983-84 के शुरुआत के समय की बात है। तो उस समय तय होता है कि उनको पता चलता है, कुछ लोग आते हैं कि हम लोगों को अयोध्या का मामला उठाना चाहिए। अप्रैल 1984 में धर्म संसद आयोजित की जाती है हिंदुस्तान में। दिल्ली में आयोजित होती है विज्ञान भवन में, जिसके लिए सरकार उनको फैसिलिटी देती है। उसमें अयोध्या के मुद्दे को स्पेसिफिकली उठाया जाता है। पहला जन आंदोलन होता है सितंबर 1984 में, शुरू होता है सीतामढ़ी से, बिहार के सीतामढ़ी से चालू होता है, जो कि माइथोलॉजिकली माना जाता था कि सीता का मैका था। उनके पिता जनक जो है वो वहां के राजा थे। तो वहां से यात्रा शुरू होती है, अयोध्या आती है, लखनऊ आती है, दिल्ली तक आती है, और उनको जाके इंदिरा गांधी को एक मेमोरेंडम देना है। 31 अक्टूबर 1984 खबर आती है सुबह सुबह ही कि इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। आंदोलन जो है पूरी तरह से कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है। कांग्रेस पूरी तरह से स्वीप करती है। राजीव गांधी 204 सीटें। इस यात्रा का नाम क्या था? ये था राम जानकी रथ यात्रा। राम जानकी यात्रा। राम जानकी रथ यात्रा। उसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से स्वीप कर लेती।
अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो का जजमेंट आता है। उसको लेके मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी में काफी विरोध होता है और फाइनली उनके दबाव में आके राजीव गांधी 1985 के अंत तक आते आते वो धीरे धीरे मन बना रहे हैं कि इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए मेरे को संसद में कानून पास कराना चाहिए। उसी समय विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार भी दोबारा से उनको लगता है कि ये मौका सही है, क्योंकि शाहबानो के जजमेंट के खिलाफ जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है उसमें जिस तरह से राजीव गांधी की सरकार सरेंडर कर रही है मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी के सामने, तो हमको ये मौका अच्छा है कि टिट फॉर टैट की राजनीति करके उन्होंने बैक चैनल्स खोले और बोले अगर आप उनको कानून देंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर आप नलिफाई करेंगे तो फिर आपको हमको मंदिर भी देना पड़ेगा। हमारा जो मूवमेंट है कि जो बाबरी मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी हुई है दिसंबर 1949 से, जिसमें इंसिडेंट इंपॉर्टेंटली ये बात कहना है कि 1949 से जब से मूर्तियां रखी गई थी उसकी लगातार हर दिन पूजा होती थी। पुजारी बाकायदा जाते थे, ताला खोलते थे और जाके पूजा करते थे। लेकिन डिमांड ये हो गई कि हिंदुओं के लिए अनरेगुलेटेड अंदर जाने का मौका मिलना चाहिए, उनको ये अवसर दिया जाए, उनको हैंडओवर कर दिया जाना चाहिए। फरवरी 1 को बहुत लंबी कहानी है, कोर्ट ऑर्डर आ जाता है फैजाबाद से और ओवरनाइट कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ हो जाता है, ताला खुल जाता है और उसके बाद अयोध्या एक मुद्दा बन के आ जाता है, क्योंकि कुछ ही सप्ताह के अंदर बाबरी मस्जिद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाती है, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, मुसलमान लोग भाइयों के संगठन खड़े हो जाते हैं और पूरी तरह से सेंटर स्टेज पे आ जाता है। लेकिन फिर भी 85-86 से ये बात मैं बोल रहा हूं 1 फरवरी 1986 की बात की ताला खुल जाता है और बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदुओं की भरमार, मतलब लोग जाते हैं रोज दर्शन करने के लिए, तब से होता पूजा चलने लगती है रोजाना। उसके बावजूद 1986, 87, 88 तक बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, वो हिंदुस्तान के खासतौर से उत्तर भारत में कई सांप्रदायिक दंगों में मेजर मुद्दे के तौर पे तो उभर के आता है। दिल्ली में दंगे होते हैं, मेरठ में होते हैं 1987 में। ये दोनों ऐसे दंगे हैं जिनको मैंने रिपोर्टिंग की थी उस पीरियड में। धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक ट्रांजिशनल पॉइंट नहीं मिला, टर्निंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, जब छोटा सा मुद्दा एक मास मूवमेंट का कैरेक्टर बदल जाता है। ये जाके होता है 1989 में जब लोकसभा का चुनाव होता है। कुंभ मेला के समय विश्व हिंदू परिषद ऐलान करती है कि वो 2 कार्यक्रम उस साल करेंगे इलेक्शन सीजन को देखते रखते हुए। सबसे पहले तो सितंबर ऑनवर्ड देश भर में अलग अलग जगह जय श्री राम स्पेशली छापा हुआ रामशीला पूजन करेंगे और उसके बाद रामशीला यात्राएं निकाली जाएंगी, अलग अलग जगह होते हुए ट्रकों में लेके इनको सबको अयोध्या ले जाया जाएगा। कहा जाता है कि देश भर में ईंटें बन रही हैं जिनमें जय श्री राम लिखा हुआ है और इन ईंटों से मंदिर का कंस्ट्रक्शन होगा। पहला तो आयोजन ये करते हैं और दूसरा ये कि 9 नवंबर 1989 जो चुनाव से ठीक करीब 15 दिन पहले है, उस दिन को जो इंसिडेंटली ये भी कहना बहुत जरूरी है, ये त्योहार का दिन है, ये देवउठान एकादशी का दिन था 9 नवंबर 1989। ये वो दिन है जिस दिन जो कहते हैं कि वो जो बुरा वक्त होता है, जो इनऑस्पिशियस मंथ जो होता है उसके पहले वो उठ जाता है और देव उठ जाते हैं। शादियां उसी समय से चालू होती हैं जब तक खरमास नहीं लगता है दिसंबर के महीने में, और 1.5 महीने का जो पीरियड होता है, तो उस पीरियड में शिलान्यास होता है। शिलान्यास विश्व हिंदू परिषद कराती है। राजीव गांधी की सरकार के साथ बैक चैनल्स में बातचीत होती है और परमिशन मिलती है उस जगह को, जो बाबरी मस्जिद के गेट से मुश्किल से 150-200 फुट दूर था, उसको लीगल माना जाता है कि ऐसा नहीं कहा जाता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये एग्जैक्टली बात होती है। और उसके बाद कामेश्वर चौपाल जो आज ट्रस्ट के मेंबर हैं, दलित हैं, उस समय वो विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट थे और उसके बाद वो उसका शिलान्यास करते हैं। अशोक सिंघल बोलते हैं उस दिन शाम को पत्रकारों को, मैं उस दिन वहां था, कि आज जो नींव रखी गई है
वो सिर्फ राम मंदिर की नहीं रखी गई है, बल्कि एक हिंदू राष्ट्र की रखी गई है। तो ये थी मोस्ट डिसाइसिव, और उसका इंपैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोकसभा चुनाव में डायरेक्टली देखा जाता है। 2 सीटें थे 1984 से लेके 1989 में, ये 88 सीटों में बदल जाती है। तो 44 टाइम्स इतना जंप आज तक किसी भी, मेरे ख्याल से देश में इतना ज्यादा मैसिव जंप बिटवीन टू इलेक्शंस किसी पार्टी ने आज तक रजिस्टर नहीं किया है, और उसके बाद भी नहीं कर पाई। बट नीलांजन, ये जो आपने कहा कि 202 से बढ़ के 88 सीटें हो गई, उस वक्त तो बहुत सारे गठबंधन के सहयोगी भी थे, जनता दल के साथ भी एक तरीके का गठबंधन था, और इन सब लोग मिलकर बोफोर्स के मुद्दे को भी बड़ा बना रहे थे। तो क्या ये कहा जाना सही होगा कि अकेले राम मंदिर की वजह से इनकी सीटें जो है वो 2 से बढ़कर 88 हुई? नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ बिल्कुल, मतलब आपने सही कहा, एक तरफ तो जनता दल का सीट एडजस्टमेंट, अलायंस नहीं था, सीट एडजस्टमेंट थी। जनता दल जो है दोबारा से जनता पार्टी को रिवाइव करने का तरीका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया था कि हम इस बार दोबारा किसी पार्टी में मर्ज नहीं होंगे, सीट एडजस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय देवीलाल का जो गुट था उसके साथ कोalition बनाया था, हरियाणा में स्टेट गवर्नमेंट बनाया था। 1988 के चुनाव में उनकी मेजॉरिटी मिली थी। तो एक तरफ तो जनता दल ने, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर ऐसे बड़े नेता थे, खुद बड़े इंटरनली फ्रैक्चर्ड थे, लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ एडजस्टमेंट था। और दूसरी साथ साथ ये सबसे बड़ी एक पैराडॉक्सिकल चीज है, इसी जनता दल का दूसरे स्टेट्स में, दूसरे रीजन्स में लेफ्ट पार्टीज के साथ भी एडजस्टमेंट था। तो हम अभी भी जब भी मौका मिलता है, हमारे लेफ्ट के जो परिचित लोग हैं उनको हम याद दिलाते हैं कि आप लोगों ने बहुत बहुत कंट्रीब्यूट किया था भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी प्रदान करने के लिए। वो नहीं किया गया होता, उनके साथ अगर टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स नहीं किए गए होते तो शायद कांग्रेस के उतने सीट कम नहीं हो जाते। करीब 204-205 के करीब कांग्रेस की सीटें थी, लेकिन उतने कम नहीं होते। लेकिन शायद हिंदुस्तान का इतिहास अलग होता, भारतीय जनता पार्टी आज इतनी पावरफुल नहीं हो पाती। ये कौन कौन से स्टेट थे जहां पे इनका लेफ्ट के साथ इनका सीट एडजस्टमेंट था, आप बता पाएंगे? लेफ्ट का कोई उससे स्टेट वाइज नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेजेंस थी ये उन स्टेट्स पे नहीं थे जिन स्टेट्स में लेफ्ट मजबूत थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। जैसे बंगाल, उस समय बंगाल में नॉन एग्जिस्टेंट थी भारतीय जनता पार्टी, केरल में नॉन एग्जिस्टेंट थी, लेकिन बाय एंड लार्ज एक प्लेटफॉर्म में थे। जनता दल एक तरफ तो लेफ्ट के साथ अलायंस में था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, मतलब जनता दल के लेफ्ट हैंड में भी सीपीएम और सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी थे, एंड राइट हैंड में बीजेपी थे। तो ये तो बहुत ही कन्वीनियंट सिचुएशन हो गई। मतलब बेसिकली एंटी कांग्रेसिज्म का ये पीक था। ये ये जो कहा जाता कि राम मंदिर आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत मिली वो लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा से मिली थी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की शुरुआत कैसे होती, कौन इसको कॉन्सेप्ट देता है, और क्यों ये रथ यात्रा पर निकलते हैं? देखिए, एक तो है ऑफिशियल वर्जन जो आडवाणी जी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। वो कहते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने का किया था, तो उसकी वजह से हिंदू समाज में बहुत ही फूट पड़ गई थी। लोग अलग अलग जगह पे दंगे कर रहे थे रिजर्वेशन के खिलाफ, एक जाति और दूसरे जाति के खिलाफ हो रहे थे। तो हम लोग बहुत परेशान थे उस पीरियड में। और एक बार सुबह में नाश्ता कर रहा था जब प्रमोद महाजन हमारे घर आए थे, और उन्होंने मुझे देखा, तो मैंने अचानक से, मैंने बगैर सोचे कहा कि मुझे एक यात्रा करने की इच्छा हो रही है। तो वहीं पे बातचीत शुरू होती है कि किस तरह का यात्रा, और फिर आगे उसको प्लान किया जाता है। जो इनफॉर्मली जो बहुत लोग बोलते हैं कि इनिशियली एक्चुअली कमला जी, जो आडवाणी जी की जो पत्नी थी, वो अभी नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई कुछ साल पहले। तो कहा जाता था कि असल में कमला जी एक दिन सुबह आडवाणी जी को देखे कि वो बहुत परेशान थे, तो ये उन्हीं का सजेशन था, आपको एक यात्रा निकालनी चाहिए। अब क्या सही है क्या गलत है वो कहना बहुत मुश्किल है। ऑफिशियल सोर्स के हिसाब से ही हमको ये मानना पड़ेगा। जो आडवाणी जी ने अपने किताब में लिखी थी वो मेरे किताबों के बीच में कहीं रखी हुई है। तो ये वो कारण था। तो सितंबर 25 जो दीनदयाल उपाध्याय का जो बर्थ एनिवर्सरी डे था, वहां उस तारीख को सोमनाथ से यात्रा शुरू होती है।
यात्रा का आइडिया जो है, आपको याद होगा कि एनटी रामाराव ने 1983 में हिंदुस्तान में एक तरह से यात्रा पॉलिटिक्स शुरू की थी, चैतन्य रथम करके निकाल के, और आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस को डिफीट कर दिया था, और तेलुगु देशम पार्टी ने पूरी डोमिनेंस 2/3 मेजॉरिटी के करीब हासिल कर ली थी। तो उसी तरह से एक ट्रक को लेके उसको डिजाइन किया, प्रमोद महाजन ने उसको डिजाइन करवाया। और ये इंपॉर्टेंट बात है कहना कि जो गुजरात लेग था, सोमनाथ से लेके जब तक महाराष्ट्र में नहीं घुसी थी, उस लेग का कोऑर्डिनेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये उनका पहला, हम लोग मान सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय लेवल पे उनको रिकॉग्निशन मिलती है, उनको कुछ काम करने का मौका मिलता है। लेकिन फिर भी उनको उसके बाद कुछ ज्यादा बात नहीं होती है उनके बारे में। उनको फिर से मौका मिलता है जब 1991 और 92 में जब मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो एकता यात्रा निकालते हैं, और उनकी सोमनाथ से लेके अयोध्या की यात्रा, जो अडवाणी जी की यात्रा थी, उसमें उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, और वो सक्सेसफुली उस पूरे यात्रा को श्रीनगर तक पहुंचा के ले जाते हैं, जहां तिरंगा फहराया जाता है। तो ये जो यात्रा थी, इस यात्रा जो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा थी, इसका कितना कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के उभार में? देखिए, सीक्वेंस क्या था कि यात्रा आई दिल्ली तक, दिल्ली में आके उन्होंने थोड़े दिनों के लिए विश्राम किया। असल में वो विश्राम नहीं, बैक चैनल्स में टॉक हो रहे थे कि क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो अक्टूबर 30 को एक और कार्यक्रम जो विश्व हिंदू परिषद ने बोला था कि हम दोबारा से इसका कार सेवा शुरू करेंगे, कुछ क्लियर नहीं थी कि कार सेवा का क्या मतलब है, लेकिन मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जाएगा कि वो वहां पहुंचेंगे और एकदम से मंदिर निर्माण का काम शुरू कर देंगे। तो ये तो कोई सरकार अलाउ नहीं कर सकती थी। तो अगर आप इसको नहीं होने देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपसे समर्थन वापस ले लेगी। आपको ये याद रखना होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट की वजह से ही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट विड्रॉ कर लेती तो विश्वनाथ प्रताप सिंह माइनॉरिटी में आ जाएंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो होता यही है कि जो सेकेंड लेग जो शुरू होती है, वो अडवाणी जी यहाँ से ट्रेन में धनबाद जाते हैं, राजधानी एक्सप्रेस से, वहां उतरते हैं, और वहां दोबारा तब तक वो जो ट्रक था वो वहां पहुंच गया, जिसको ये लोग रथ कहते थे, तो वहां पहुंच गया। और उसके बाद बिहार में, तब तक झारखंड बना नहीं था, तो वहां से शुरुआत होती है। समस्तीपुर आते आते मेरे ख्याल से समस्तीपुर ही था वो वक्त, जहाँ पे सब चीजें एकदम से याद आता, समस्तीपुर में ही रोका था। समस्तीपुर में लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री हैं, वो रथ को रोक लेते हैं और अडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट कर लिया जाता है, वाजपेयी जी जाते हैं प्रेसिडेंट के पास और जाके बोलते हैं कि हमने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। करीब 9 नवंबर या 8-10 नवंबर के बीच में, पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के बीच में किसी दिनों में विश्वनाथ प्रताप सिंह लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, और बहुत लंबी मध्य रात तक बहस चलती है, और उसके बाद में उनकी सरकार गिर जाती है, वो इस्तीफा दे देते हैं, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन जाते हैं कांग्रेस के समर्थन में। तो भारतीय जनता पार्टी को एक क्वांटम लीप मिल जाती है। जो 1991 में फिर अप्रैल और मई में चुनाव होते हैं लोकसभा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी बगैर किसी पार्टी के अलायंस में चुनाव लड़ती है, और राजीव गांधी की हत्या होने के बावजूद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरती है। उस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलती है। नरसिम्हा राव सरकार बनाते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी सरकार होती है। बाद में उनको मेजॉरिटी मिल जाती है, कुछ और पार्टीज बाहर से समर्थन करने लगते हैं, उस तरह से 96 तक वो रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बन के उभर आती है। अडवाणी जी ने एक बहुत ही आइकॉनिक कैची स्लोगन तो नहीं, एक बात कही थी कि द भारतीय जनता पार्टी हैज बिकम द गवर्नमेंट इन वेटिंग। मतलब जो गवर्नमेंट इन वेटिंग, कि हम लोग इंतजार करें कि हम सरकार कब बनाएंगे। और 96 में लोकसभा चुनाव होने के बाद सबसे पहले शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति हैं तब वो वाजपेयी जी को बुलाते हैं, कहते हैं आप सरकार बनाइए। 13 दिन ही चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल कर लेती है 1996 में मई के महीने में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वो 13 दिन सरकार चलती है। ये जो
ये जो बाबरी मस्जिद, ये रथ यात्रा के बाद जो ये कार सेवा थी और जिस पर ये बहुत ही बहुत बहुत जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी उसको कहती है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और कार सेवा के लिए लोग जाते हैं, मुलायम सिंह यादव गोली चलवा देते हैं, गुम्बद पे लोग सवार हो जाते हैं, ये पूरा वाकया क्या था? 2 नवंबर की बात है जब ये फायरिंग होती है। 30 अक्टूबर को सबसे पहले कार सेवा होनी थी, उसमें पुलिस पूरी घेराबंदी करके है। उस समय हम किस साल की बात थी? ये किस साल की बात? ये है 1990 1990। अच्छा, 1990 की बात है। 30 अक्टूबर को कार सेवा होनी थी, पुलिस ने पूरा घेर रखा था और मुलायम सिंह यादव खुद अपनी पॉस्चरिंग कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता पॉस्चरिंग करेंगे तो क्या उसका जवाब बाकी लोग जो अपने मास बेसिस के लिए नहीं करेंगे, तो वो तो एक्सपेक्ट करना गलत है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि परिंदे को भी पर नहीं मारने दूंगा, मतलब किसी को नहीं जाने देंगे। और वही देखने को मिलता है। 30 अक्टूबर को पूरी तरह से घेराबंदी होती है। उसके बावजूद कुछ कार सेवक जो है, कुछ विश्व हिंदू परिषद के जो एक्टिविस्ट थे, वो जो गुंबद हैं उनमें चढ़ जाते हैं और थोड़ा बहुत डैमेज करते हैं। उसके बाद उनको नीचे उतार लिया जाता है, फिर कुछ नहीं होता है। 2 नवंबर को हनुमानगढ़ी के पास में, जहां पुलिस ने पूरा अंदर सील करके रखा होता, फिर से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक कोशिश होती है। हनुमानगढ़ी से लेके बाबरी मस्जिद का जो इलाका है, करीब लगभग 750-800 के करीब मीटर का होगा। किसी ने कभी नापा नहीं। हम लोग जब जाते थे तो इस तरह के तो देखने को समझ में नहीं आता था कितना, लेकिन 1 किलोमीटर से कम था। तो वहां पे दोबारा ये लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पुलिस कॉर्डन तोड़ के अंदर चले जाएं। जब पुलिस कॉर्डन तोड़ के अंदर जाने की बात करते हैं, तब पुलिस फायरिंग होती है। उस फायरिंग में कुछ विश्व हिंदू परिषद के जो एक्टिविस्ट थे वो मारे जाते हैं। उनमें वो कोठारी बंधु भी थे, जो मेरे ख्याल से 2 कोठारी लड़के नौजवान थे जो कलकत्ता के मारवाड़ी कम्युनिटी से आए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनके परिवार का पुराना नाता था। तो वो आते हैं, उनकी मृत्यु होती है। कई और लोग भी पुलिस फायरिंग में मर जाते हैं। और इसीलिए उसको, मतलब मुलायम सिंह यादव को संघ परिवार की तरफ से मुल्ला मुलायम का नाम दिया जाता है और उनको बिल्कुल प्रो मुस्लिम करके एंटी हिंदू नेता के तौर पर डेबिट किया जाता है। वो ये बहुत समय तक चलता रहा। ये बार बार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से या आरएसएस की तरफ से कहा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी, सरयू खून से लाल हो गई थी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं तो पर्सनली कई और पत्रकार दोस्तों के साथ जो अभी भी हमारे साथ इस पेशे में है, हम लोग ठीक उसी छत पे थे जो बिल्कुल हनुमानगढ़ी का जो गली था उसके अंदर से हनुमानगढ़ी से बगल के गुजर के आया था। तो कुछ लोगों की फायरिंग तो हमारे सामने हुई थी। हमने कम से कम 2-3-4 जो हाईवे के ऑपोजिट वाले साइड में गली में जाके जब पुलिस चेस करते हुए उनको वापस गई थी और फायरिंग की थी। टीयर गैस शेल चलाए गए थे। हम लोग भी टीयर गैस से इफेक्ट हुए थे, काफी आंखों में पानी वगैरह आ गया था। तो हम लोगों के लिए भी इस तरह का इतने क्लोज रेंज में लोगों को मरते हुए देखना भी एक तरह से पहला एक्सपीरियंस था। कोई बहुत अच्छी एक्सपीरियंस नहीं थी अभी भी। मतलब धर्म के नाम पे इस तरह से लोगों को मरते हुए देखना या फिर उनको पुलिस द्वारा एक्शन में मारे जाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन सैकड़ों की तादाद पे तो कभी नहीं थी। और सरयू में जितना पानी उस समय था, मतलब नवंबर के महीने में, आपको पता है बरसाती नदियों में हिंदुस्तान में सूख जाते हैं, तो पानी खून बह रहा था। तो ये तो एक्सैजरेशन है, कॉमिक के लिए ये सब कहानियां लिखी जाती हैं। अमूमन कितने कार सेवकों की गोली से चलने से मौत हुई होगी? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ऑफिशियली फिगर्स को दिए गए थे, लेकिन मेरे ख्याल से 2 दर्जन के आसपास। मेरे ख्याल से मतलब 15-20, थोड़ा शायद उससे ज्यादा या थोड़ा कम। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मैंने अपनी किताब में एग्जैक्ट फिगर जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जिन लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया गया वो फिगर मैंने कोट किया था। ध्यान होता, अगर वक्त मिलता तो मैं किताब में से देख के बता पाता। बट 2 दर्जन के आसपास ही रहे होंगे या 2, मतलब हाँ, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हमने लाशों का ढेर देखा। हमने जरूर मतलब कुछ लाशें बाद में हॉस्पिटल में, जो एकमात्र जो हॉस्पिटल था
अयोध्या फैजाबाद के बीच में, वहां पे डेफिनेटली हमने मॉर्चुरी के सामने, मतलब मॉर्चुरी के सामने जैसे लाशें एंट्री की जाती है, लेकिन वैसा नहीं था कि ढेर थे और नदी खून क्या से। ये घटना टर्निंग पॉइंट साबित हुई राम मंदिर के आंदोलन में? नहीं, ये घटना नहीं, घटना टर्निंग पॉइंट तो एक तरह से रथ यात्रा ही थी। उसके अच्छा। बाद ये आंदोलन अक्टूबर के बाद में खत्म हो जाती है। उसके बाद में 1990 में चुनाव होते हैं, उसी के साथ जो चुनाव होते हैं उसमें 91 में 91 की बात है, लोकसभा चुनाव होते हैं। तब तक कल्याण सिंह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है उत्तर प्रदेश में, और उनको मेजॉरिटी मिलती है। और उसके बाद 91 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, और सरकार बना लेने के बाद कल्याण सिंह की जो सरकार है वो जमीन एक्वायर करती है। उसमें सरकारी तौर पे कार सेवा, मतलब जमीन में, मतलब कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म बनाने का काम अलाउ करती है। टर्निंग पॉइंट दोबारा होती है जब 1992 में फिर से ऐलान होता है कि हम कार सेवा फिर करेंगे, और दिसंबर 6 का तारीख दिया जाता है कि इस तारीख को हम लोग करेंगे। तो जो जमीन एक्वायर की गई है वो तब तक हो रहा है कि ये ट्रस्ट को, जो एक ट्रस्ट बनाई गई थी विश्व हिंदू परिषद द्वारा, उनको ट्रांसफर कर दी जाती है। नरसिम्हा राव की सरकार जो है उस पर कई प्रश्न चिन्ह है कि उनका एग्जैक्ट रोल क्या था, क्या उन्होंने अलाउ किया था कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होना। रियल जो ट्रांजिशन पॉइंट था अयोध्या आंदोलन में, सबसे पहला तो जो मास मूवमेंट बनता है वो रामशीला यात्राओं से बनता है, मास मूवमेंट। उसके बाद में वो सीमेंट होता है, वो मास मूवमेंट के आगे भी चलता रहेगा शिलान्यास से। उसके बाद 92 में जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो जाती है वो एक मेजर ट्रांजिशन पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद हिंदुस्तान में दंगे तो होते ही हैं, लेकिन उसका इंटरनेशनल रिपरकशन भी बहुत होता है। मतलब कई इस्लामी देशों में हिंदुस्तान के प्रॉपर्टीज पे, हिंदुस्तान के मतलब बाकी जो धार्मिक मंदिर हैं कुछ जगह पे, उन पे हमले होते हैं, ये देखने को मिला गया। तो उसका बहुत ही वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट हुआ था। ये जो डिमोलिशन हुआ, इस डिमोलिशन को आप किस नजर से देखेंगे? क्या ये प्लान्ड तरीके से जिसको डिमोलिश किया गया था बाबरी मस्जिद को, या एक स्वतः स्फूर्त था जैसा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं? देखिए, मैंने अपने तो किताब में लिखा है कि इसके बारे में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो टॉप आरएसएस के नेता थे, जो विश्व हिंदू परिषद को मैनेज करते थे, उनके एक्टिविटीज को, तो बाय एंड लार्ज एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि हमको इसको तोड़ना है। लेकिन वो जो प्लान था वो बहुत ही गोपनीय था, उसके बारे में खास पूरी तरह से पब्लिसाइज नहीं किया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने एश्योरेंसेस दिए, केंद्र को दिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए, सुप्रीम कोर्ट में दिए कि हम उसको डैमेज नहीं होने देंगे। नरसिम्हा राव ने भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आश्वासन दिया कि हम इसको कुछ डैमेज नहीं होने देंगे। लेकिन उस 6 दिसंबर के लिए लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बहुत किस्म के एग्रेसिव भाषण दिए गए। ये भी कहा गया कि इस तरह के भाषण दिए गए कि हम वहां जा रहे हैं, हम वहां वो क्या खंजर वगैरह बजा के तो सिर्फ कार सेवा नहीं करेंगे, हम हथौड़े और मतलब जो टूल्स हैं जो तोड़ फोड़ करने के, उनसे हम लोग कार सेवा करेंगे। तो इस तरह की बातें, भाषण दिए गए। ये बात जरूर है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि वो मेरे लिए बहुत मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। तो इसके बारे में भी इंटरप्रिटेशंस हैं कि क्या उनको दुख इस बात पे हो रहा था कि उनको लग रहा था कि जो सिंबल ऑफ हेट था, बाबरी मस्जिद जब तक खड़ी थी, वो एक तरह से सिंबल था। देखिए मुगलों ने हमारे राम मंदिर को क्या किया तोड़ के। हालांकि ये बात अलग है कि इसके बारे में अंत तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद जब बनाई गई एक मंदिर को डिमोलिश करके उसके ऊपर बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी इस चीज को माना नहीं गया। बिल्कुल। तो ये जो इस पे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि दरअसल वो षड्यंत्र करके तोड़ा गया था या नहीं तोड़ा गया था? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये तो कहीं साबित नहीं हुआ। तो लोग अपने सोर्सेस के बेसिस पे कह सकते हैं। मेरे जो संघ के अंदर जिन लोगों से मैंने बातचीत की थी,
उनके हिसाब से कि पता तो था, तय तो हो रहा था, प्रैक्टिस भी की गई थी। हमारे एक साथी फोटोग्राफर थे जिन्होंने बहुत, प्रवीण जैन उनका नाम है, उनकी फोटोग्राफ सब जगह छपी हुई है, इंटरनेट में भी कोई भी ढूंढेगा तो उनको मिल जाएगा कि कार सेवक्स रिहर्सिंग ब्रेकडाउन ऑफ हाउ टू डिमोलिश बाबरी मस्जिद। कोई भी ढूंढेगा इंटरनेट पे बहुत ऐसे मिल जाएगा कि रस्सी से बांध के उनको खींच के तोड़ के कहाँ पे चोट मारना है, इस सब चीजों के बारे में प्लानिंग की गई थी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ बाबरी मस्जिद में जब तक वो ढांचा वहां मतलब एग्जिस्ट करता था, 86 से लेके 92 के बीच में मैंने कई बार उस जगह को मैंने विजिट किया। मुझे नहीं लगता कि प्रायर प्लानिंग के बगैर और किसी कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बगैर उस ढांचे को उतने ही जल्दी में, मतलब आधे पौन घंटे के अंदर बिल्कुल डिमोलिश कर देना शुरू होना मतलब संभव नहीं था कि 2 घंटे के अंदर सब कुछ ढेर हो गया और सिर्फ धूल ही धूल चारों तरफ था। तो कुछ मेरे ख्याल से प्लानिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पे चोट मारना है, कुछ लोग कोर एक टीम रही होगी। ऐसा नहीं कि एक मास एक्शन था, कोर हो सकता है कि 100 लोग 200 लोग, एग्जैक्टली क्या चीज है इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है कि ये स्थापित कर पाना कि दरअसल षड्यंत्र के तहत तोड़ा गया था, गिराया गया था, ढाया गया था, उसका सबूत नहीं, लेकिन जो पूरा एक्शन था कि इतने बड़े बड़े गुंबद थे और आप 3-4 घंटे के अंदर वो पूरा नीचे गिरा देते हैं, धराशाही कर देते, तो बिल्कुल इस बात को प्रमाण मिलता है कि जब तक कि आप ट्रेंड लोग ना हो कि इसको ऐसे करना है, बिना उसके वो संभव नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका तो स्पष्ट है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका क्या थी? उनके बारे में कहा जाता था कि वो उस मुद्दे से पूरी तरीके से सहमत नहीं थे, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन में भी सहमत नहीं थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है दोमुहा बातें थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक खास तबके के लिए बातें करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी दूसरे तबके के लिए बातें करते थे, और बहुत तो आपने कैसे इसको एनालाइज किया है? देखिए 6 दिसंबर अटल जी की भूमिका को बेसिकली 6 दिसंबर में सबको वहां जाना है, वो मोबिलाइजेशन के लिए जो भाषण दिए उनमें अटल जी के भी कई भड़कालू भाषण थे। टेक्स्ट एग्जैक्टली सामने नहीं है इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर जरा सा एक शब्द इधर से उधर हो गया तो लोग बोलेंगे कि जी आप मतलब फॉल्सहुड फैला रहे हैं। तो अटल जी ने इतना मेरे को जरूर याद है कि 1999 में जब प्रधानमंत्री थे, बाबरी मस्जिद के हर एनिवर्सरी के समय संसद में बहुत डिस्टर्बेंसेस होते थे, क्योंकि एक तरफ शौर्य दिवस के तौर पे संघ परिवार के लोग उस दिन को मनाते थे, बाकी लोग उसको एक तरह से डे ऑफ मॉर्निंग के तौर पर, एग्जैक्टली क्या नाम था, ब्लैक डे शायद बोलते थे, तो उस तरह से उनको मनाया जाता था। उस तरह से 6 दिसंबर पे बहुत ही डिस्टर्बेंसेस होती थी संसद में। उस समय अटल जी ने एक भाषण दिया था संसद में, जिसपे उन्होंने कहा था कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन है वो हिंदुस्तान के एस्पिरेशंस का प्रतीक है। एग्जैक्टली अगर मुझे अभी याद आ रहा है, ये हिंदुत्व भावना का प्रकटीकरण है। प्रकटीकरण शब्द तो मुझे याद है। जिस तरह से, चूंकि उस समय मतलब मूलतः मैं पूरी तरह से अंग्रेजी में ही अपनी पत्रकारिता करता था, तो जो हमने उसका अनुवाद किया था कि दी राम जन्मभूमि मूवमेंट वाज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द एस्पिरेशंस, यू नो, द आइडियल ऑफ इंडिया, यू नो, उसकी एस्पिरेशन थी कि मतलब एक तरह से जनता चाहती थी कि ये जो आंदोलन है ये नेचुरली इवॉल्व होके उभर के आई। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत कन्वीनियंट पोस्चर था। उनके बारे में कहा जाता था कि ही वाज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, या फिर हम जैसे लोग कहें कि ही वाज द रॉन्ग मैन इन द राइट पार्टी, जो है मतलब दोनों तरफ का खेलते थे वो। और उनके बारे में मतलब ऐसा कभी इस दौर कोई बहुत ही बड़े नेहरूवियन लिबरल किस्म के नेता थे। तो पूरी जिंदगी उन्होंने आरएसएस में गुजारी थी, तो जाहिर सी बात है वंस अ स्वयंसेवक ऑलवेज अ स्वयंसेवक। अमेरिका में जाके उन्होंने, जब प्रधानमंत्री थे तब जाके उन्होंने बोला था। यहाँ पे एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा वक्त आया था जब ये लगता है कि राम मंदिर आंदोलन का, जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद है, इसका कोई हल निकल सकता था? मेरे को
अक्सर ये लगता था कि बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद जो स्थिति हुई कि डिमोलिश हुई और रातों रात एक मेकशिफ्ट मंदिर बन गया, ये ऐसी ही स्थिति रहेगी। बदलती है गोधरा कांड के बाद। 2002 में विश्व हिंदू परिषद ने दोबारा से कुछ किस्म का कंस्ट्रक्शन करने की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बोला कि नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनका जो विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम था वो थोड़ा बहुत होता है। और उसके बाद में तो जब जत्था जो गुजरात से आया था वापस जा रही थी गोधरा पे, गोधरा कांड हुआ, वो एग्जैक्टली क्या हुआ उसके बारे में भी बहुत प्रश्न चिन्ह है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बहुत डेफिनेटिवली नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद जो दंगे हुए उसके बारे में बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो वो तब नहीं होता अगर वो घटना नहीं घटती और नरेंद्र मोदी अपने आप को री इन्वेंट करके हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर नहीं उभर के आते और उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं जागता कि ये मुद्दा को वो अगर कंटिन्यू करते रहें इस तरह की हिंदुत्ववादी राजनीति, तो एक दिन ना एक दिन वो जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो वो इशू जो है वो दिसंबर 2 की जो सिचुएशन थी, जो स्टेटस को था, वैसा कहीं वैसा ही बना रहता। इसका मतलब ये कि आप गोधरा कांड और उसके बाद जो दंगा है उसको आप बहुत अहमियत देते हैं कि बहुत अहमियत देता हूं। अगर वो नहीं होता तो शायद हाँ, मैं तो ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी आज जितने पॉपुलर नेता हैं वो नहीं हो पाते अगर गोधरा कांड नहीं होता और उसके बाद अगर गुजरात में दंगे जो हुए वो नहीं होते और उसके बाद उन्होंने बहुत कॉन्शियसली अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जिस तरह से पेश किया और उसके बाद जिस तरह से अपने पॉलिटिकल करियर और डेवलपमेंट को प्लान किया और मैनेज किया, जो नैरेटिव उन्होंने अपनाया कि वो थोड़ा बहुत कैमोफ्लैज करते रहे लेकिन हिंदुत्व उनका प्राइमरी कमिटमेंट हमेशा बना रहा, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, नेता थे, वो वेवर करते रहे। अडवाणी जी पाकिस्तान जाके जिन्ना को सेक्युलर घोषित करते हैं, मोदी जी ने कभी उस तरह से कोई बेसिक हिंदुत्व के राजनीति को नकारा नहीं अपने मुख्यमंत्री के दिनों में। अब आपको भविष्य क्या लगता है यहां से, जिस लेवल पे आज की तारीख में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, बहुमत की सरकार है, 2024 के चुनाव में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वापस भी आ सकते हैं। और मेरे लिए कहना ठीक नहीं होगा कि वापस आएंगे या नहीं वापस आएंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव नहीं हुए हैं। तो हिंदुत्व का भविष्य अब आप यहां से क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि हिंदुत्व को और समर्थन मिलेगा, कम से कम उन इलाकों में जहां ऑलरेडी है। तो एक तरह से नियर सैचुरेशन लेवल हो गया, शायद ये टोटल सैचुरेशन पॉइंट को टच कर जाए इस बार में। मतलब जो मैं कहता हूं कि हिंदुत्व बेल्ट, जिसको मैं मानता हूं कि उत्तर, केंद्र और पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 130 सीटों में 29 सीट पिछले बार आए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी 29 सीट रिटेन कर पाएंगे? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लक्षद्वीप को भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके सीटें बनती है 130। तो उसमें देखना होगा कि वो नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह पे शायद थोड़ा सा और वोट शेयर जो 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 काफी पिछले बार इनमें से कई स्टेट्स में जहां पे बीजेपी ने 100% सीटें जीती थी, वहां पे वोट शेयर भी उनका 50% से ज्यादा था, तो वो होगा। मैं डेफिनेटली 2024 में वाराणसी के जो ट्रायल कोर्ट है उसका जजमेंट एक्सपेक्ट करता हूं। मैं मथुरा में जो कोर्ट केसेस हो रहे हैं उसमें और फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करता हूं। शायद और भी जो डिस्प्यूटेड जिसपे विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार ने क्लेम लगाया है हिंदू पार्टीज की तरफ से, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अल्टीमेटली इस संसद में तो नहीं हुआ, लेकिन अगला जो संसद बनेगा, जो लोकसभा गठित होगी, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से इस तरह से 303 की मेजॉरिटी आए या उससे थोड़ा और ज्यादा अगर आए, तो मुझे जरूर लगता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट से फेवरेबल जजमेंट ना मिले तो भी उसको शायद रिपील करने के बारे में सरकार सोच सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, अनलेस इस चुनाव में बहुत मेजर सेटबैक मिले, तो वो हिंदुत्व की राजनीति से पीछे हटेगी और इस तरह की जो पोलराइजिंग डिबेट है इसी को आगे वो प्रमोट करते रहेंगे।
मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का जिस तरह से पॉलिटिकल एक तरह से मार्जिनलाइजेशन हुआ है, वो शायद ऐसा ही चलता रहेगा। उनमें सेंस ऑफ एलिनेशन और इनसिक्योरिटी शायद और बढ़ेगी। हिंदू राष्ट्र बन सकता है? हिंदू राष्ट्र तो मोहन भागवत जी के हिसाब से हम लोग हैं ही, और सावरकर ने तो लिखा ही है कि मतलब अपने उसमें हिंदू राष्ट्र के बारे में लिखते लिखते वो हिंदू साम्राज्य की बात करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि सावरकर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो इस सरकार पे, प्रधानमंत्री पे और बड़े जो टॉप नेता हैं उन पे बहुत ज्यादा है। तो वो आगे और हिंदू एम्पायर के तौर पे सोच रहे हैं। जो डायस्पोरा की जो राजनीति है, जो प्रवासी भारतीयों के बीच में जो काम है, वो स्ट्रेट अवे कनेक्ट जो हो रहा है हिंदुओं के तौर पर हो रहा है। तो एक तरह से हम ऑलरेडी एक हिंदू साम्राज्य, शायद एग्जैक्टली स्टेट और टेरिटरी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन शायद उसकी तरफ आगे तो बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल। नीलांजन दा, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तरीके से बारीकी से राम मंदिर के इस पूरे आंदोलन को और उसकी पॉलिटिक्स को समझाने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी, समझ में आई होंगी कि इस आंदोलन का भूत, भविष्य और अतीत, भूत, भविष्य और वर्तमान क्या है, कैसा है और किस तरीके से इसने भारत की राजनीति को प्रभावित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।